हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम एग्रीकल्चर पेपर 2 के और एक सीरीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे जो होगा फूड प्रोडक्शन और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। आप लोग देखे होंगे सिलेबस में फूड प्रोडक्शन और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है, जैसे कि फूड प्रोडक्शन कंजप्शन ट्रेंड्स इन इंडिया किस तरह की होती है। फिर हम फूड सिक्योरिटी इस चैप्टर के अंदर आती है। फिर नेशनल इंटरनेशनल फूड पॉलिसीज़ होता है, रीजन्स पर ग्रेन सरप्लस होता है, प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड फूड प्रोसेसिंग कंस्ट्रेंट्स किस तरह की होती है, ये चैप्टर के अंतर्गत आता है। फिर हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है और इसका इम्प्लीमेंटेशन ग्लोबलाइजेशन के तौर पर किस तरह से होता है, इसके बारे में ये भी इस चैप्टर के अंदर आता है। फिर नेशनल डाइटरी गाइडलाइंस फूड कंजप्शन पैटर्न, ये भी सब आता है। फूड बेस्ड डाइटरी अप्रोचेस, एलिमिनेट हंगर को एलिमिनेट करने के लिए फूड वेस्ट डाइटरी पैटर्न्स क्या होना चाहिए, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी किस तरह की होती है। फिर माल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बाय न्यूट्री सीरियल्स, ये सब भी होता है। हम न्यूट्री सीरियल्स के बारे में एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने यहाँ पे डाला है। अगर आप लोग को जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए एग्रीकल्चर पेपर 2 और वहाँ पे देखिए स्क्रॉल करके नीचे न्यूट्री सीरियल के बारे में बहुत ही डिटेल्स में बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने वीडियो डाल रखी है। फिर यहाँ पे फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी के बारे में एक बहुत ही अच्छी सिलेबस दी रखी है। यहाँ पे हमारे फूड प्रोडक्शन की एकदम चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं हम। तो पहली पार्ट है ये, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ट्रेंड्स इन इंडिया। तो स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल कि आपको ये सीरीज अगर चाहिए कम्प्लीटली तो टाइम टू टाइम मेरे वीडियो देखते रहिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए ताकि जो न्यू वीडियो आए एग्रीकल्चर के आपको पहले पहुंच जाए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास, ताकि एग्ज़ाम के लिए आपको रिलेवेंट सोर्सेस मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चीज़ें स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पे जाएंगे। जैसे कि इंडिया विथ इट्स वास्ट एग्रीकल्चरल एक्सपेंस इज ए ग्लोबल प्लेयर इन फूड प्रोडक्शन। आपको पता होगा इंडिया एक बहुत ही बड़ी मतलब एक बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है। चाइना के बाद अभी तो चाइना को भी उसने इंडिया ने हरा दिया है। चाइना के ऊपर टॉप पे पहुंच गया है हम लोग। तो पॉपुलेशन के मामले पे इंडिया एक बहुत ही वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 कंट्री है। और इसके साथ साथ फूड प्रोडक्शन भी हम उसी तरह ही करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन को खाना देने के लिए खाना प्रोवाइड करना इतना इजी बात नहीं होता। इसी वजह से हमें एग्रीकल्चर के ऊपर और फूड प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना पड़ता है। इसी वजह से हम फूड प्रोडक्शन में भी बहुत आगे हैं, एक ग्लोबल प्लेयर के हिसाब से माने जाते हैं। द नेशंस एग्रीकल्चर सेक्टर सस्टेन्स ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू इट्स इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैब्रिक। देखिए, हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी, कल्चरल बेसिस पे भी और रीजन बेसिस पे भी। और हर एक तरीके से इसमें डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। तो डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट तरह की फूड्स होते हैं। वेराइटी, आप इतने सारे वेराइटी ऑफ फूड्स, इतने सारे मतलब वेराइटी ऑफ क्रॉप्स कोई भी कंट्री में आप नहीं पाओगे। ना अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ना अमेरिका कॉन्टिनेंट, ना रूसिया, चाइना, कहीं पे भी आप इतना वेराइटी ऑफ खाना, इतना वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, मिलेट्स, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कहीं पे भी इस तरह से चीज़ें नहीं होगा। और हालांकि एक्जोटिक फ्रूट्स जो होते हैं वो भी फॉरेन फ्रूट्स जहाँ पे हम इंडिया पे नहीं उगाते, आजकल वो भी हम उगाने लगे हैं। तो मान सकते हैं हम किस तरह की कैटेगरी के कंट्री में रह रहे हैं। तो वी शुड फील प्राउड फॉर दिस। ठीक है, तो हमारा जो डाइवर्स क्रॉप पोर्टफोलियो है वो है व्हीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स। ये सब है हमारा इंडियन एग्रीकल्चर की स्टैपल्स, हमारा स्टैपल फूड। हम व्हीट राइस के बिना जी नहीं सकते, पल्सेस के बिना जी नहीं सकते, वेजिटेबल्स खाने बिना रह नहीं सकते। इस तरह की कंडीशन हमारा, ये सब हमारा स्टैपल फूड्स है। कल्टीवेशन ऑफ डाइवर्स क्रॉप सपोर्ट्स फूड सिक्योरिटी एंड डाइटरी डाइवर्सिटी। हमारा जो डाइवर्स क्रॉप है, कल्टीवेशन है, ये जो डाइवर्स क्रॉप की कल्टीवेशन होती है, इसी वजह से हमारा फूड सिक्योरिटी काफ़ी देर तक मेंटेन हो जाती है, मैनेज हो जाती है। और डाइटरी डाइवर्सिटी भी काफ़ी हद तक मैनेज हो जाती है इसी डाइवर्सिटी के वजह से। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आजकल की बहुत ज़माने में बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है, जैसे कि अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स।
हम मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गया है जिससे हम ड्रोन से फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड ये सब छिड़क सकते हैं फील्ड में, और जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी एनहांस्ड हो गई है। जो हार्वेस्टर्स आ रहे हैं, एकदम बड़े-बड़े हेक्टर्स ऑफ लैंड वो एकदम कि कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत ही फार्मिंग टेक्निक, बहुत ही एडवांस्ड फार्मिंग टेक्निक जो कि हमें बहुत लाभदायक हो रही है हमारे लिए। प्रिसिशन एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज यील्ड। और धीरे-धीरे क्या हो रहा है, जो प्रिसिशन एग्रीकल्चर है, हम डिफरेंट टाइप ऑफ एआई टूल्स यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं, जिसके वजह से एग्रीकल्चर की यील्ड बढ़ रही है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हम यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखिए, जैसे भी फूड पैटर्न आगे हम जाकर देखेंगे, फूड प्रोडक्शन जिस तरह से बढ़ रहा है, कंजप्शन पैटर्न भी उस तरह से चेंज हो रही है। लोग बहुत आवर हो रहे हैं, केमिकल चीज़ों से हम हटकर ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से हमें चीज़ों को सस्टेनेबल तरीके से कैसे लेना है, उस बारे में भी हम तो कहीं न कहीं सोच रहे हैं। तो इसके वजह से हमारा यील्ड भी काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है, ठीक है? और पर्टिकुलरली आपको पता होगा कि जब हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद हमारा जो यील्ड था, पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा सॉरी प्री इंडिपेंडेंस इरा में हमारा यील्ड इतना अच्छा नहीं था। पॉपुलेशन एकदम से बढ़ने लगी और उसके बाद खाने के लिए भी इतना कुछ नहीं था। पॉवर्टी आ गई, फेमिन्स सब आ गए। तो इसके वजह से क्या हुआ, एकदम जैसे एमएस स्वामीनाथन ने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाकर खड़ा कर दिया, उसके बाद बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम हमारा फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। तो उसके बाद कहीं न कहीं धीरे-धीरे हमारा जो कंजप्शन पैटर्न चेंज हुआ है, लोगों की इनकम, लोगों की इकोनॉमी स्टेटस सब कुछ चेंज हुआ है। तो आगे देखेंगे सब कुछ। तो ये एक समरी की तरह मैं बता रही हूँ। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में हमारा जो इंडिया की लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इंडिया की है। मतलब जीने के लिए, लाइवलीहुड के लिए लार्जेस्ट सोर्स होता है हमारा एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। अग्रेरियन इकोनॉमी है हमारी, हमारी इकोनॉमी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर है, ठीक है? 70% रूरल हाउस होल्ड जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। 82% फार्मर्स जो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, वो लार्ज फार्मर्स नहीं है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्लोबल प्रोडक्शन में। 25% प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर की हमारी इंडिया में। कंज्यूम भी हम लार्जेस्ट कंज्यूमर है। 27% वर्ल्ड कंजप्शन। देखिए, हमारा पॉपुलेशन अगर वर्ल्ड में नंबर 1 होगा तो डेफिनेटली कंजप्शन पैटर्न भी नंबर 1 होगा। ये तो लॉजिक आप लगा सकते हैं। एंड इम्पोर्टर 14% पॉल्सेस इन द वर्ल्ड। इंपोर्ट भी करते हैं कहीं ना कहीं पॉल्सेस। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे मतलब एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं करती। एनवायरनमेंट के वजह से हो या फिर टेक्नोलॉजी के वजह से हो, हम बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स है जिसके जो हम प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं कर पाते, जिसके वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है हमारे पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए। तो इसी वजह से हम इम्पोर्टर भी है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर है और इम्पोर्टर भी है। इसको आप याद रख सकते हैं। ये डाटा अगर आप कोई भी आंसर राइटिंग में मेंशन करोगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आपकी जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की क्वालिटी है वो थोड़ा एनहांस हो जाएगी। तो इसके बारे में थोड़ा आप ध्यान रखिए और हो सकता है तो याद रखिएगा। तो हम थोड़ा फैक्ट्स के बारे में देखेंगे, किस तरह की हमारी फूड प्रोडक्शन की फैक्ट्स है हमारी इंडिया की। पर्टिकुलरली इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, जूट, पल्सेस, ठीक है? दूध में, जूट में, पल्सेस डाल, उसको क्या बोलते हैं, दाल, जो तरह की दाल होते हैं डिफरेंट तरह की, उसमें इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सेकेंड लार्जेस्ट कैटल प्रोडक्शन, जितने सारे गाय, बछड़ा और बफालो, गोट, सीप, ये सब कैटल पॉपुलेशन में भी सेकेंड लार्जेस्ट है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन, ग्राउंडनट्स, ये सब आप याद रख सकते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट वेजिटेबल में भी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो while achieving food sufficiency in production, India still accounts for a quarter of the world's hungry people. इतने सारे प्रोडक्शन होने के बावजूद भी आप लोग देख सकते हैं इंडिया के 1/4 ऑफ पीपल होते हैं वर्ल्ड्स हंग्री पीपल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड में जितने सारे पॉपुलेशन है
उसकी 1/4 पॉपुलेशन हमारे इंडिया में हंग्री लोग हैं, मतलब खाना 3 वक्त की खाना भी ठीक से वो नहीं पाते खाने के लिए। तो इस तरह की कंडीशंस हमारे देखने को मिलता है। इंडिया रैंक 111th आउट ऑफ 125 कंट्रीज, एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकलता है 2023 में। इसका एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये मेंशन किया गया है जी 125 कंट्रीज को लेकर असेसमेंट हुआ था और उसमें ये एनालिसिस किया गया कि इंडिया की रैंक है 111th। मान सकते हैं इंडिया की हालत किस तरह की होगी। इतने सारे पॉपुलेशन है लेकिन फिर भी अभी तक भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं पुअर से भी पुअर बदतर कंडीशन होते हैं, उनको दो वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिल पाती। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2022, इसमें इंडिया की पोजीशन किस तरह की है। मोर देन 50% ऑफ इंडियन वोमेन इन द एज ग्रुप 15 to 49 ईयर्स एंड अनेमिक कंडीशन किस तरह की है, उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की रेट बहुत कम होगी। ठीक है, 50% ऑफ इंडियन वोमेन जो 15 से 49 ईयर्स की एज ग्रुप से हैं। मोर देन 17% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज आर अफेक्टेड बाय चाइल्डहुड वेस्टिंग। ठीक है, चाइल्डहुड वेस्टिंग में अंडर 5 ईयर्स 5 साल से नीचे की बच्चे जो है 17% चिल्ड्रन इस तरह की कंडीशन चाइल्डहुड वेस्टिंग के शिकार है। इंडिया हैज़ मेड नो प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग चाइल्डहुड वेस्टिंग के लिए अभी तक भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। ठीक है, ये बात आप देख सकते हैं कितना बदतर कंडीशन है अभी तक भी। इंडिया इज ऑन कोर्स टू मीट द टारगेट ऑफ चाइल्डहुड स्टॉन्टिंग और चाइल्डहुड ओवरवेट। जो बच्चे अभी बैठ के ओबेसिटी हो रहे हैं, ओवरवेट हो रहे हैं और चाइल्डहुड की और माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही है, उनको पर्टिकुलरली अच्छी खासी न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही है जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो पा रही है, स्टंटिंग हो रही है। ये भी चल रही है, काम चल रहा है, अभी तक टारगेट को हम रीच नहीं कर पाए। इंडिया इज मीटिंग 7 of the 13 global nutrition targets which include sodium intake, raised blood pressure both men and women, obesity both men and women and diabetic both men and women। ये सब चीज़ों के भी इंडिया बहुत आगे है। देख सकते हैं ब्लड प्रेशर के मामले में, डायबिटिक्स, ओबेसिटी, सोडियम इंटेक, ये सब चीज़ों में भी इंडिया कहीं ना कहीं पीछे चल रहा है, मतलब आगे है, मतलब ये सब डिजीज़ ये सब जो प्रॉब्लम्स चल रही है उस प्रॉब्लम में आगे है, मतलब प्रोग्रेशन में पीछे है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम पर्टिकुलरली फूड प्रोडक्शन ट्रेंड के बारे में बात करें, अगर कभी-कभी आपको एग्जाम में आ जाता है फूड प्रोडक्शन ट्रेंड के बारे में आप बात करो या फिर कंजप्शन ट्रेंड के बारे में। कंजप्शन ट्रेंड हम अलग ही आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे फूड प्रोडक्शन ट्रेंड के बारे में। कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो पूछा जाता है, अगर ट्रेंड मतलब पीछे प्री इंडिपेंडेंस इरा से लेकर इंडिपेंडेंट इरा, पोस्ट इंडिपेंडेंट इरा तक अभी तक किस तरह की ट्रेंड चली आ रही है फूड प्रोडक्शन में, वो बात अगर पूछा जाए तो इस तरह की कुछ कंडीशंस आप लिख सकते हैं। जैसे कि हम इसको दो तरह से हम डिवाइड करेंगे। एक है इंडिपेंडेंस से पहले जो कि है 1901 से लेकर 47 तक हमारी फूड प्रोडक्शन की ट्रेंड किस तरह से चल रही है। आपको पता है तभी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि हमारे पास इतना अच्छा खासा टेक्नोलॉजी नहीं था, मैन पावर नहीं था, लोग मतलब हमारे पास इतने ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं हुआ था, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। ट्रेडिशनल जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है उसे लोग यूज़ कर रहे थे, तो इसी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा खास नहीं हो रहा था। पॉपुलेशन धीरे धीरे राइज़ कर रहा था, 38% तक पॉपुलेशन बढ़ गई थी। उसके बाद कल्टिवेटेड एरिया भी एक्सटेंड हो रहा था, 18% तक एक्सटेंड हुआ था, लेकिन उसके साथ भी कुछ प्रोडक्टिव न्यूज़ मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं हो रही थी क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये सब रीजन्स थे, रिसोर्सेस इतना ज़्यादा नहीं था, ब्रिटिशर्स हमें लूट रहे थे। हमें अच्छी खासा जितने सारे हम प्रोड्यूस हो रहे थे उसको हम रेवेन्यू दे रहे थे, टैक्स के हिसाब से वो हमसे ले रहे थे, हमें मैक्सिमम टाइम भूखा प्यासा रहना पड़ रहा था। ठीक है, यील्ड इंक्रीज इन यील्ड ऑफ कमर्शियल क्रॉप क्योंकि उनको अपने पैसा बढ़ाना था, वेल्थ बढ़ाना था और वो ब्रिटिशर को क्या करना था, जितने सारे प्रोडक्शन हो रहे हैं वो उसको लूट रहे थे अपने कंट्री को। इसी वजह से वो हमारे जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हो रहे थे, राइस, व्हेट, बाजरा, ये सब को
ये सब को चलते इसको बंद करके कमर्शियल क्रॉप को इंट्रोडक्शन किया था, ताकि कमर्शियल क्रॉप से ज़्यादा पैसा आए और उनके कंट्री में वो लेकर चले जाए। सीरियल प्रोडक्शन कंस्टर्ड था, इतना ज़्यादा अच्छा खासा नहीं हो रहा था। सॉइल फर्टिलिटी इसकी वजह से डिक्लाइन हो रही थी, क्योंकि एक ही जगह पे एक ही लैंड पे बार बार सेम क्रॉप होता रहता था, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी कम हो रही थी। तो स्टैंडर्ड ऑफ एग्रीकल्चर भी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, लाइफ हमारा जो फूड प्रोडक्शन के ट्रेंड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड के बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर जाने के बाद, इंडिपेंडेंस होने के बाद प्रोडक्टिविटी ऑफ सीरियल्स फिर भी डिक्लाइंड पोजीशन में थी अच्छा खासा, क्योंकि एक तो ब्रिटिशर सब लूट कर ले गए थे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेकेंड बात ये है कि हमारे पास कुछ अच्छा खासा नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स ये सब नहीं था। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी और उनको फीड कराने के लिए हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे। तो इसकी वजह से ये सब चीज़ हो रहा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा जो मिनिस्टर्स थे, गवर्नमेंट थे, तो उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन बैठाई 1951 में। उसके बाद स्पेशल एम्फासिस दिया गया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर आफ्टर 1962। और उसके बाद रिसर्च हो के MS स्वामीनाथन ने क्या किया, 66 67 इस हद वक्त तक हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन लेकर आ गए, जिस पे ये एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशन थी, जहाँ पे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड ये सब चीज़ों के बारे में पता चला। इसको यूज़ करके हमारा यील्ड लाखों कई गुना ज़्यादा बढ़ गया, डबल ट्रिपल 10 टाइम्स ज़्यादा हाई यील्ड हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशन थी हमारे एग्रीकल्चर के पीरियड में। और पर्टिकुलरली राइस, व्हीट जो कि हमारा स्टापल फूड था, वो भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ गया। नॉन फूड ग्रेन्स जो कि कॉटन, जूट, शुगरकेन, ऑयल सीड्स, ये सब की इंक्रीज भी धीरे धीरे बढ़ गई। तो इस तरह से हमारा फूड प्रोडक्शन की ट्रेंड बढ़ती गई। और आज जो फूड प्रोडक्शन ट्रेंड है, आप लोग समझ सकते हैं। हम मैंने आपको जिस तरह से देखा है, हम बहुत ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, इंपोर्टर है अभी तक। और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट, बाजरा, ये सब चीज़ों पे है। फ्रूट वेजिटेबल में भी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इस तरह से हमारा अभी प्रोडक्शन ट्रेंड चल रही है। ठीक है, अभी अगर हम बात करें फूड प्रोडक्शन में क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक भी हमारे फूड प्रोडक्शन सेकेंड, हम वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के बावजूद भी, इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद भी हमारे फूड प्रोडक्शन इतना हम फास्ट क्यों नहीं है, लार्जेस्ट क्यों नहीं है फूड प्रोडक्शन में, बहुत सारे फूड प्रोडक्शन में। और चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले तो बात ये है, प्रोडक्शन इज रिसोर्स इंटेंसिव, रेस्ट सीरियस सस्टेनेबिलिटी इशू, सीरियल सेंट्रिक एंड रीजनली बेस्ड बाइस्ड। कि रिसोर्स इंटेंसिव मतलब इसमें बहुत सारे रिसोर्स लगते हैं, जैसे कि हमें लैंड चाहिए, बड़े बड़े लैंड चाहिए, और मैन पावर चाहिए, और डिफरेंट तरह की हमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इनपुट्स बहुत लोग चाहिए होता है। और मेन रिसोर्स जो है वो है मैन पावर। और आजकल आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि फार्मर्स परिवार से आते हैं, लेकिन कोई भी फार्मर के बेटा ये नहीं, फार्मर नहीं चाहेगा मेरे जो बेटे हैं वो फार्मर बने, या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में काम करे, या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी काम करे। उसको चाहिए कोई मेरा बेटा IAS ऑफिसर हो जाए, या फिर गवर्नमेंट जॉब करे, या फिर बहुत अच्छी खासी नौकरी करे, जिससे हमारे परिवार की भरण पोषण हो। आज तक भी एग्रीकल्चर को एक मतलब कोई बिजनेस तरीके से नहीं करना चाहता। वो सिर्फ चाहते हैं हमारे कुछ जब लैंड है तो इसे हम निकल कर कुछ तरह की अपने भरण पोषण कर ले, बाकी सही सब चल रहा है। ठीक है, उसी तरह से लोग की दिमाग की हालत थोड़ा डिफ़िकल्ट, उसको उनको समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। उनके उनके जो लॉजिक है एग्रीकल्चर को लेकर, उनके दिमाग में जिस तरह की चीज़ें भरी हुई है, उसको चेंज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो ये एक बात हो गया। और उसके बाद रेस्ट सीरियस सस्टेनेबिलिटी इशू, क्योंकि हम काफ़ी बार देखते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ना, लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स बहुत मतलब इंटेंसिव यूज़ करते हैं उसका, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी लॉस होता है, फील्ड यील्ड भी ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे करके, और पेस्ट रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो इस तरह से प्रॉब्लम होता है, और अल्टीमेटली ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पकाता है। तो सस्टेनेबिलिटी इशू कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और एक बात है, हमारे जो इंडिया की पीपल है वो पर्टिकुलरली सीरियल सेंट्रिक है। उनको
रोटी चावल, ये जो व्हीट एंड राइस, ये दोनों चाहिए ही चाहिए। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो रोटी और चावल के बिना जी पाएगा। 1-2 दिन के बाद ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली इसको 3 दिन के लिए, 3 दिन जब हो जाएगा ना, तब उसको रोटी चाहिए ही चाहिए, राइस चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह की कंडीशन है, सीरियल सेंट्रिक हो जाते हैं हम, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें सीरियल हमेशा ही चाहिए होता है। और सीरियल के लिए आपको पता है, बहुत सारे पैडी के लिए लैंड बहुत बड़ी चाहिए होता है, वाटर बहुत चाहिए होता है, और उसके लिए फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड भी बहुत चाहिए होता है, मैन पावर भी बहुत चाहिए होता है, जो कि धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके वजह से प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। और उसके बाद रीजनली बाइस्ड मतलब डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के लिए वो माना जाता है। कोई एक जगह में अगर आप एक नया क्रॉप को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हो सकता है वो जगह उस क्रॉप को अडॉप्ट ना कर पाए, वहाँ पे यील्ड ठीक से ना हो पाए, तो इसी वजह से रीजनली बाइस्ड भी होते हैं। तो ये एक फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर ये है इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन वाटर रिसोर्सेज। राइस एक क्रॉप है जो बहुत ही पानी उसमें लगता है, तो इसी वजह से वाटर रिसोर्सेज के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है। और इसके लिए कुछ डिफरेंट पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से करें, किस तरह की रिसर्च करें, ताकि हम वाटर इंटेंसिव मतलब वाटर को कम यूज़ करके हम राइस उगा सकते हैं। फिर थर्ड होता है डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है धीरे धीरे, जो कि एक एग्रीकल्चर के लिए थ्रेट है हमारे कंट्री में। लोग बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग डाल रहे हैं, बना रहे हैं, और पेड़ पौधे वो भी सब काट रहे हैं, जिसके वजह से लैंड की फर्टिलिटी कम होती जा रही है और लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। कहीं लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं वहाँ पे फर्टिलिटी एकदम ख़त्म हो जा रहा है, या फिर फेमिन की कंडीशन क्रिएट हो रही है, ड्रॉट की कंडीशन क्रिएट हो रही है, इस तरह की प्रॉब्लम हो रहा है। इंक्रीज्ड फेमिनाइजेशन इन एग्रीकल्चर, ये क्या बात हुई? इसका मतलब ये है कि देखिए क्या होता है, रूरल अर्बन माइग्रेशन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं रूरल एरिया में जिनको फार्मिंग नहीं करना है, फार्मिंग करने से उनको शर्म आती है, तो इनको क्या करना है, बाहर जाकर डिफरेंट जगह पे जाकर वो मजदूरी करेंगे या फिर डिफरेंट फैक्ट्री में काम करेंगे, जिसके वजह से देखिए एग्रीकल्चर करके हम यहाँ पे एक ही खेत में अगर एक मतलब राइस अगर उगाते हैं या फिर कोई भी क्रॉप करते हैं, उनसे वही उनको प्रोडक्शन लाने वाला है, वही इनकम उनको हो सकता है अगर वो यहाँ पे इनपुट्स दे, अपने दिमाग लगाए, अपने लेबर दे। लेकिन वो ये सब नहीं करेंगे, इतना परिश्रम कौन करेगा? हम 9 to 5 जाकर फैक्ट्री में काम करेंगे, महीने के एंड में पैसा लेकर आएंगे, घर चलाएंगे। तो इसकी वजह से जो मर्द लोग होते हैं वो चले जाते हैं बाहर काम करने के लिए, तो घर को संभालती है कौन? लेडी, जो भी लेडी होते हैं, ओमेन होते हैं, तो उनको घर संभालने के साथ साथ अपने एग्रीकल्चर लैंड को भी देखना पड़ता है, जिसके वजह से ये एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है उनके लिए हाउस होल्ड वर्क के छोड़कर। क्योंकि लेडीज़ का ना बहुत सारे रोल होते हैं, जैसे कि बच्चे के लिए काम करो, बच्चे का देखभाल करो, घर को देखभाल करो, और फिर वो जो बुजुर्ग लोग हो गए उनको भी देखभाल करना पड़ता है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चरल वर्क लैंड पे भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या खेती बाड़ी करनी होगी, उसके बारे में भी सोचना पड़ता है, तो जिसकी वजह से उनके ऊपर एक बर्डन हो जाती है डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ, और ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है उनकी हेल्थ इशूज़ के लिए। ठीक है, बहुत सारे काम के प्रेशर में हेल्थ इशूज़ क्रिएट हो जाती है, और जिसमें क्या होता है, मेन जितने सारे इनकम करके लाते हैं ना, वो सब चले जाते हैं उनके हेल्थ को ठीक करने में, तो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर लास्ट जो चीज़ है, ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप हम जो कि लेबर इंटेंसिव इन नेचर है, लोग क्या करते हैं, सीरियल के पल्सेस ये सब को छोड़ के, जो कि हमारे स्टेपल फूड है उसको छोड़ के कैश क्रॉप पे ध्यान देते हैं, ताकि उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिल सके। कैश क्रॉप मतलब जहाँ से ज़्यादा कैश मिलेगी, जैसे कि शुगर केन, कॉटन, जूट, ये सब एरिया, ये सब चीज़ हो गया, उस पर कंसंट्रेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो उसी तरह से नहीं हो पाता जिस तरह से अदर कंट्रीज में होता है। ठीक है, तो हमने जो पिछले स्लाइड में पढ़ा कि फूड प्रोडक्शन की इश्यूज क्या क्या होते हैं, उस इश्यूज को एड्रेस करने के लिए क्या सब प्रोविजंस है इंडिया में। इंडिया नीड्स टू इम्प्रूव इट्स मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑन मल्टीपल फ्रंट्स टू इंक्रीज एंड एनहांस फूड प्रोडक्शन। और फूड प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए बहुत सारी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैनेजमेंट की ज़रूरत है, वो जो कि ये होगा इंक्रीजिंग इनकम्स ऑफ फार्मिंग हाउस होल्ड की इनकम अगर बढ़ेगी, तो ये जो मैनेजमेंट करने के बाद
एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अगर मैनेजमेंट हम करेंगे तो इनकेज होगा इनका इनकम। डाइवर्सिफाइंग प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स थ्रू एग्री अलाइड सेक्टर्स, अगर कोई प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है तो क्या करेंगे, एग्रीकल्चर के साथ साथ एग्री अलाइड सेक्टर, जैसे कि हम अगर एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, कैटल मिल्क प्रोडक्शन के बारे में सोचते हैं, फिश प्रोडक्शन के बारे में सोचते हैं, फॉरेस्ट्री के बारे में, फिशरीज़ के बारे में, उसके साथ साथ हम पोल्ट्री, ये सब की चीज़ों के बारे में अब अगर हम सोचेंगे, क्रॉप डाइवर्सिटी के बारे में, तो ये अच्छा खासा इनकम की रिसोर्स हो सकता है फार्मर्स के लिए। और फार्मर्स भी बिजनेस के साथ साथ एग्रीकल्चर में भी उनका ध्यान लगेगा, ये एक सजेशन हो सकती है। फिर वुमेन को एम्पावर करना पड़ेगा ताकि वो जो एग्रीकल्चरल काम करे वो कैसे मैनेज करे हाउस होल्ड को, और उसके बाद लैंड को किस तरह की मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ये एम्पावरिंग करना पड़ेगा वुमेन को। स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रोडक्टिविटी के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए हमें डिफरेंट पॉलिसीज़ की मदद लेनी पड़ेगी, और जो पॉलिसी है उसका अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, ये सब भी करना पड़ेगा। डिजाइनिंग केयरफुल प्राइस एंड सब्सिडी पॉलिसीज दैट शुड एनकरेज द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्रॉप्स, जैसे कि आप लोगों को पता है एमएसपी गवर्नमेंट दे रहे हैं, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस दे रहे हैं शुगर केन के लिए, एमएसपी दे रहे हैं 23 क्रॉप्स के लिए। तो ये सब चीज़ों के बारे में अवेयर भी होना पड़ेगा, और ये जो एमएसपी को थोड़ा बढ़ाना भी पड़ेगा ताकि जो फार्मर्स लोग हैं वो एनकरेज थोड़ा हो कि फूड प्रोडक्शन कैसे उनको इंक्रीज करनी है, या फिर अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगाना है। तो इसके बारे में हमें अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा फैक्ट देखेंगे कि पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी ऑफ इन इंडिया, इंडिया में एक इंसान के मतलब एक इंसान के पीछे कितना लैंड अवेलेबिलिटी होना चाहिए और क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जानेंगे, डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे। डिस्पाइट द इम्प्रेसिव ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन, इंडिया फेसेस द चैलेंज ऑफ डिमिनिशिंग पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी। तो पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी जब हमारे प्री इंडिपेंडेंस एरा थी, इंडिपेंडेंस होने से पहले, या फिर जब हमारी पॉपुलेशन थोड़ा इंक्रीज हो रही थी, इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं था तो इंक्रीज हो रही थी, तभी हमारी पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। मतलब एक इंसान के पीछे शायद हेक्टर ऑफ लैंड था वहाँ पे एग्रीकल्चरल वर्क करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ा तो ये थोड़ा थोड़ा घटने लगा, क्योंकि पॉपुलेशन रहने के लिए भी जगह चाहिए, उनके लिए घर चाहिए, तो लैंड भी चाहिए होगा। तो धीरे धीरे एग्रीकल्चरल लैंड डिमिनिश होने लगा, तो अमाउंट ऑफ लैंड अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर पर पर्सन डिक्रीजेस, पुटिंग प्रेशर ऑन लैंड रिसोर्सेज। तो धीरे धीरे लैंड रिसोर्स के ऊपर प्रेशर होना शुरू हो गया और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस बहुत इंटेंसिव हो गया, ठीक है। चैलेंजेस इन लैंड अवेलेबिलिटी, क्या चैलेंजेस है इसके ऊपर, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज होना ही एक चैलेंज है, और ये एक ही मात्र चैलेंज हो सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा रहेगा तो उनके लिए रहने के लिए, रहने के लिए तो घर ही चाहिए होगा ना, नहीं तो कोई भी लोग तो बाहर नहीं, इस तरह से जंगल, जैसे जंगल में बाघ और जंगल पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो जंगल में रहते हैं, उस तरह से तो हम इंसान नहीं रह सकते ना, हमें डेफिनेटली एनी हाउ वो धूप और रेनी सीजन, विंटर सीजन से बचने के लिए तो चाहिए होगा घर, तो इसी वजह से लैंड भी चाहिए होगा, ठीक है। एफर्ट्स इन लैंड मैनेजमेंट, लैंड मैनेजमेंट के लिए क्या एफर्ट्स दे रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू ऑप्टिमाइज एग्रीकल्चरल आउटपुट, जितना भी हमारे लैंड है उस लैंड को कैसे मैनेज किया जाए ताकि मिनिमम लैंड से हम ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें। एम्फासिस ऑफ सस्टेनेबल लैंड यूज टू बैलेंस फूड प्रोडक्शन एंड एनवायरमेंटल कंजप्शन। तो लैंड मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट पॉलिसीज, जब हम पॉलिसीज पढ़ेंगे इसके बारे में बात करेंगे, लैंड अवेलेबिलिटी के लिए क्या पॉलिसीज है, फूड प्रोडक्शन के लिए क्या पॉलिसीज है, कंजप्शन पैटर्न के लिए क्या पॉलिसीज है, सब पॉलिसीज हम डिस्कशन करेंगे जब मैं इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाऊंगी, जो पार्ट आएगी इंटरनेशनल एंड नेशनल फूड पॉलिसीज। तो इसके लिए आप टेंशन मत लिया करो, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा ये फूड प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, मतलब फूड प्रोडक्शन के बारे में हमने ये सारा डाटा या सारा फैक्ट सब कुछ जान लिए। अब हम पढ़ेंगे फूड कंजप्शन पैटर्न के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोगों को जानना भी चाहिए एक नागरिक के हिसाब से और एक इंसान के हिसाब से, क्योंकि हमारी फूड कंजप्शन पैटर्न किस तरह से चली आ रही है पिछले कई सालों से, किस तरह की फूड पैटर्न रही है, कंजप्शन पैटर्न, इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जानने के बाद क्या होगा, हमें क्यों जानना चाहिए, क्योंकि इसे जानने के बाद, कंजप्शन पैटर्न जानने के बाद हमें ये पता चलता है हमारे फूड के साथ
रिलेशनशिप किस तरह से इवॉल्व हुआ है, मतलब टाइम के साथ साथ हमारा भी फूड कंजप्शन पैटर्न किस तरह से इवॉल्व हुआ है। इस पैटर्न को जानना इसलिए क्रूशियल है क्योंकि हमें इसे जानने के बाद कुछ पॉलिसीज़ सेट कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ क्रिएट करती है, इसको नज़र में ध्यान में रखते हुए कि हमारा कंजप्शन पैटर्न किस तरह से जा रहा है, इसके ऊपर हम पॉलिसीज़ बना सकते हैं, इंटरवेंशंस बना सकते हैं एंड इंडिविजुअल चॉइसेस बना सकते हैं, जो कि हमें फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करने में हेल्प करेगा, न्यूट्रिशन को प्रमोट करने में हेल्प करेगा एंड सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने में हेल्प करेगा। By embracing innovation, fostering collaboration, and prioritizing sustainability, we can navigate towards a future where food is accessible, nutritious, and equitably distributed for all. ये सब चीज़ों को जानते हुए, इनोवेशन को एम्ब्रेस करते हुए, इनोवेशन, कोलाबोरेशन विथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स, और प्रायोरिटाइजिंग सस्टेनेबिलिटी, हमें सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर हम सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में नहीं रखेंगे तो एनवायरनमेंट तो ख़त्म होगा, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे वो भी हमेशा तकलीफ़ें भोगेंगे, तकलीफ उनको झेलना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसी फ्यूचर बना सकते हैं जहाँ फूड हर एक इंसान को एक्सेसिबल हो। जैसे हम पता है कि आपने पढ़ा आगे पिछले कि हमारा जो इंडिया है इतना इकोनॉमी में आगे बढ़ गया है, सब कुछ आगे बढ़ रहा है, पॉपुलेशन आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सेक्शन है हमारे सोसाइटी में जो कि आज तक भी 2 वक्त की खाना नहीं मिल पा रही है, उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है। तो ये जो चीज़ होगा, हम अगर ये सारी चीज़ों को ट्रेंड को देखेंगे, ट्रेंड को पढ़ेंगे, उसके बारे में ध्यान करें, मतलब क्या कहते हैं, नॉलेज रखेंगे, तो ही ये सारी चीज़ों के बारे में हम सोच सकते हैं। ये जो फूड है, ये हर एक इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को एक्सेसिबल हो सकता है, न्यूट्रिशियस हो सकता है एंड सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो कैसे होगा आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो हम डेफिनेशन में जाते हैं। फूड कंजप्शन ट्रेंड हम किसको बोलेंगे, अगर एग्जाम में कुछ आता है तो आप इसको मेंशन कर सकते हो इस डेफिनेशन को। फूड कंजप्शन पैटर्न refers to the habitual choices and preferences individuals or communities make in their diets over a certain period। एक इंडिविजुअल है या फिर एक कम्युनिटी है, ठीक है, जो कम्युनिटी ग्रुप होकर हो गया, जैसे हमारा सिख कम्युनिटी, वो मतलब जिस तरह से हमारा जाट कम्युनिटी, जिस तरह से हमारा हिंदू कम्युनिटी, ये तो धार्मिक रिलीजन पर हो गया, लेकिन इस तरह से बहुत डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी बिलोंग करते हैं हमारे इंडिया में। तो हर एक इंडिविजुअल की या फिर कम्युनिटी में रेफर्स टू उनका जो चॉइसेस है और प्रेफरेंसेस, ठीक है, बट एक सर्टन पीरियड से बिलोंग करता है। एक सर्टन पीरियड को आप अगर ऑब्जर्व करो, जैसे कि 10 साल हो गया, 50 साल हो गया, 100 साल हो गया, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की या फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जिस तरह से उसकी चॉइसेस और प्रेफरेंसेस रहा है डाइट को लेकर, उसको बोलते हैं कंजप्शन पैटर्न। दीज पैटर्न्स आर शेप्ड बाय कल्चरल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड पर्सनल फैक्टर्स। ये सब चीज़ें किस तरह से, ये जो चॉइसेस है एंड प्रेफरेंसेस है, वो कौन सी चीज़ों के द्वारा फैक्टराइज होता है, कौन सी फैक्टर उसको चैनलाइज करता है, वो हो गया कल्चर। जैसे कि एक डिफरेंट कल्चर, जैसे हमारे हिंदू कल्चर में बहुत सारे लोग होते हैं वेजिटेरियंस होते हैं, बहुत लोगों को नॉनवेज खाने से, जैसे कि कहते हैं धर्म नष्ट होगा, बहुत सारे ऐसे धर्म से जिसमें नॉनवेज एकदम खिलाफ है नॉनवेज की। तो कल्चरल पैटर्न उसको अफेक्ट करती है। इकोनॉमिक, अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होगा तो आप हर तरह की खाना खा पाओगे, अगर ठीक नहीं होगा तो शायद आप लिमिटेड खाना ही आपको अवेलेबल होगा। एनवायरमेंटल कंडीशन, आप कौन सी एनवायरनमेंट में रह रहे हो, वो एनवायरनमेंट में हर एक तरह की फ्रूट्स, वेजिटेबल, न्यूट्रिशियस फूड मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। आप गाँव में रह रहे हो तो बहुत ही लिमिटेड चीज़ आपको मिल रहा है, लेकिन जो भी मिल रहा है ऑर्गेनिक मिल रहा है। आप शहर में मिल रहे हो, आपके पास पढ़ रहे हो तो आपके पास बहुत डिफरेंट तरह की चॉइसेस होती है, बहुत डाइवर्स चॉइसेस होती है, लेकिन आपको मे बी वो चॉइसेस होता है, प्योर चॉइसेस नहीं होगा, मतलब जो भी चीज़ें मिलेगा फर्टिलाइजर बेस्ड होगा, इनऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें होती है, और पर्सनल फैक्टर्स को भी लेकर ये सब चीज़ें क्रिएटिंग ए यूनिक गैस्ट्रोनॉमिक फिंगरप्रिंट फॉर ईच डेमोग्राफिक।
तो ये सब चीज़ों की वजह से हर एक इंडिविजुअल की जो कंजप्शन पैटर्न है, डाइटरी पैटर्न है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। ये सब फैक्टर्स इसमें बहुत बड़े रोल निभाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको क्वेश्चन कभी आता है एग्जाम में कि फूड कंजप्शन ट्रेंड इंडिया की किस तरह से रही है लास्ट 50 ईयर्स से, ऑब्जर्व करो, एनालिसिस करो और इसको जस्टिफाई करो, तो आप किस तरह से उसको लिख पाओगे। तो ये थोड़ा कि कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन किया है ताकि आपको ये पता चले कि हमारा फूड कंजप्शन ट्रेंड किस तरह से थे। तो देखिए, इसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहले भाग में बिफोर एंड टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की इंडिपेंडेंस तक हमारे जो टाइम था वो किस तरह की फूड कंजप्शन पैटर्न रहा है। देखिए, इंडिपेंडेंस तक हमारे लगभग फेमिन चल रहे थे। फेमिन जो मेजर फेमिन हुए थे, बंगाल फेमिन, इसके वजह से फूड क्राइसिस लगभग बहुत सालों तक चला और उसी वक्त धीरे धीरे पॉपुलेशन भी राइज हो रही थी। हमारे पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी नहीं थी या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रही थी और ब्रिटिशर्स जो भी हो रहे थे रेवेन्यूज़ के टैक्स के हिसाब से सब ले जा रहे थे, तो हमारे लिए बहुत ही कम बच रहा था। तो इसी वजह से फूड क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तो ये एक प्रॉब्लम हो रही थी। डिपेंडेंट ऑन कोर्स ग्रेन, हमारे जो लोग थे तो पर्टिकुलरली ज्वार, बाजरा, व्हेट राइस, ये सब के ऊपर डिपेंड कर रहे थे जो कि कोर्स सीरियल्स है। ठीक है, हमारे पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था। थर्ड बात ये है, हमारे जो प्रोडक्शन था वो बहुत लो था, अनलिमिटेड था। ठीक है, पता है आप लोगों को, क्योंकि हमारे पास हमें फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जो भी था ऑर्गेनिक तरीके से। ऑर्गेनिक में कितना होता है, एक ही लैंड में बार बार आप अगर काम करोगे, कल्टीवेशन करोगे, तो एक वक्त आएगा कि फर्टिलिटी उसका कम हो जाएगा, तो उसके बाद जो यील्ड होगा वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब बहुत ही लो यील्ड आएगा। तो इसी वजह से हमारा यील्ड भी ज़्यादा नहीं हो रहे थे। ये एक फैक्टर था। देयर इज़ लेस फोकस ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तब की बात है, आप लोगों को पता होगा, जो आपकी दादी परदादी होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं कि जब इंडिपेंडेंस से पहले जिस तरह की, अगर किसी के घर में इस तरह के लोग होंगे तो आप उनसे पूछ सकते हो उस वक्त फ्रूट्स वेजिटेबल्स कौन खाता था। वेजिटेबल्स के नाम पे 2-4 वेजिटेबल्स मिलते थे, इतने सारे डाइवर्स वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कौन खाता था। एक्जोटिक फ्रूट्स के बारे में किसी को पता भी नहीं होता था। तो इस तरह की कंडीशन होते थे। इसी वजह से सिर्फ बहुत ही लोग डिपेंडेंट होते थे कोर्स ग्रेन के ऊपर। 3 दिन 4 चावल ओनली व्हेट या फिर राइस खाते थे या फिर ज्वार बाजरा से बने हुए खाना खाते थे। इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स आफ्टर फूड क्राइसिस अंडर PL 480 फ्रॉम US। तो हमारे जो फूड क्राइसिस चला उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, USA से फूड इंपोर्ट कर रहे थे अंडर PL 480 के तहत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे फूड कंजप्शन के ट्रेंड थे बिफोर इंडिपेंडेंस। लेकिन इंडिपेंडेंट के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, जब हमारे हर एक चीज़, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे इंडियंस लेने के लिए चाहे और अपने खुद का गवर्नमेंट बनाए, खुद अपने हाथों पर इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। तो क्या हुआ, उनको समझ में आया कि हमारे तो बढ़ रहे हैं सब कुछ, मतलब लोग बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन है और जब तक लोगों को खाना नहीं मिलेगा प्रॉपर, तब तक शायद कुछ हो नहीं सकता। इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग नहीं हो सकती क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है एक एग्रारियन इकोनॉमी है। तो इसी वजह से क्या हुआ, जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने एग्रीकल्चर की इनोवेशन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस लगाया, ज़्यादा फोकस दिया। तो उसके बाद क्या उभर कर आया, MS स्वामीनाथन जी है जो कि एक एग्रीकल्चरिस्ट है, उन्होंने रिसर्च करके ग्रीन रिवॉल्यूशन ला दी हमारी इंडिया में। और ये 1960s जो साल है, 60 से 70 तक जो साल है, उस साल में इस तरह की कंडीशन हुआ। तो क्या हुआ, पर्टिकुलरली फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ये सब चीज़ें आना शुरू हो गया। तो उसके साथ हमारा यील्ड बढ़ना शुरू हो गया। ये एप्लीकेशन होने के बाद हमारा पर्टिकुलरली व्हीट एंड राइस जो कि हमारी स्टेपल फूड थी, उसका प्रोडक्शन कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। हाई यील्डिंग वेराइटीज़ आ गई मार्केट में जो कि हाई इरिगेशन रिक्वायर कर रहे थे एंड हाई फर्टिलाइजर्स रिक्वायर कर रहे थे। ठीक है, PDS स्टार्टेड। PDS क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये भी स्टार्टेड हो गया गवर्नमेंट के द्वारा, डिफरेंट स्कीम के थ्रू, ताकि जो गरीब इंसान है, जो लोग के पास खाना नहीं पहुंच पा रहा है, ये उनके पास अच्छी तरह से खाना पहुंच सके गवर्नमेंट के द्वारा मदद से। और ये एक काम किया, फूड सिक्योरिटी को एनहांस किया। उसके बाद स्टोरेज फैसिलिटी धीरे धीरे बढ़ गई हमारी। ठीक है, और उसके बाद लोगों की जो बेसिक फूड रिक्वायरमेंट थी वो धीरे धीरे फुलफिल होने लगा।
तो इस तरह से हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमारा इंडिया की कंजप्शन ट्रेंड थोड़ा डेवलप हुआ। और उसके बाद एक इरा आया जिसको बोलते हैं इरा ग्लोबलाइजेशन एंड एलपीजी। एलपीजी क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि 1990s तक चला। ठीक है, 1990 तक ये सारी चीज़ें चल रही थी। और धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से क्या हुआ, फूड चेन एस्टेब्लिश हो गया। फूड चेन मतलब डिफरेंट सेक्टर से, जैसे हमारा एफएसएसआई हो गया, मतलब एफसीआई हो गया, उसके द्वारा फूड चेन स्टार्ट हो गया। और डिफरेंट सेक्टर को इसमें प्राइवेटाइजेशन भी, मतलब जो गवर्नमेंट, हम पीडीएस सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट सबको संभाल लेती, तो धीरे धीरे प्राइवेट लोग भी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी इसमें इंटरेस्ट देना शुरू कर दी। तो उसके बाद फूड चेन शुरू हो गया, इंक्रीज इन वेजिटेबल एंड फ्रूट कंजप्शन धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। ठीक है, लोग डिफरेंट फ्रूट के बारे में, वेजिटेबल के बारे में जानने लगे। पटाटो धीरे धीरे ग्लोबल फूड हो गई। उसके बाद धीरे धीरे व्हाइट रिवोल्यूशन आया। व्हाइट रिवोल्यूशन क्या है? मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज हुआ। येलो रिवोल्यूशन आया। ठीक है, और ब्लू रिवोल्यूशन हुआ। ब्लू रिवोल्यूशन क्या है? ब्लू रिवोल्यूशन है, ब्लू रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन हो गया, जितने सारे ऑयल सीड्स प्रोडक्ट्स होते हैं, सिसम, ग्राउंड नट, ये सारी चीज़ों को डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया रिवोल्यूशन के बाद। ब्लू रिवोल्यूशन मतलब हमारे जो फिशरी सेक्टर वो थोड़ा डेवलप होना शुरू हो गया। तो गाइज एक बात बताती हूँ, 1 मिनट रुकिए। कंसर्न अबाउट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बारे में लोग कंसर्न होना शुरू हो गए। ठीक है, ये सब चीज़ें हुआ। और एक बात मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, देखिए ये जितने सारे रिवोल्यूशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से या फिर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। हो सके तो मैं आपको और एक वीडियो में इसके बारे में टोटल बताऊंगी, एक सीट बनाकर कौन कौन सी रिवोल्यूशन कहाँ कहाँ से हुआ था और कौन बनाया था, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको दूंगी। ये वीडियो के बाद उस वीडियो को मैं जरूर लाऊंगी। ठीक है, तो चिंता मत कीजिएगा, हर एक चीज़ मैं यहाँ पे कवर करते हुए चलूँगी, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी एग्जाम के लिए। ठीक है, ये मेरे दावा है मेरी तरफ से। फिर एक चीज़ आई ग्लोबलाइजेशन के बाद, क्या हुआ, वो है एमजी नरेगा स्कीम। एमजी नरेगा स्कीम 2006 में अनवर्ड्स, उसके बाद हमारा कंजप्शन पैटर्न एकदम चेंज हो गया। कैसे? ये किस तरह की रोल निभाती है एमजी नरेगा? एमजी नरेगा के बारे में जो ईपीएससी प्रिपरेशन करते हैं या फिर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं, उनको अच्छी तरह से पता होगा एमजी नरेगा स्कीम है क्या, जो कि महात्मा गांधी के वजह से आया था। और और इसमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया गया था, जिसमें एक रिवोल्यूशन की तरह हमारे इंडिया में इसको देखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे इनकम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड, मतलब इनकम फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया था इससे। और इनकम होने के बाद लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई, लोगों की फूड पैटर्न चेंज हो गई, लोग एक अच्छी खासी ज़िंदगी जीने लगे। तो इसके साथ हमारा फूड कंजप्शन की क्या मतलब रिलेशन था। अर्बन और एमजी नरेगा के बाद अर्बन और एक रूरल डिवाइड क्रिएट हो गया। मतलब अर्बन में जितने सारे लोग होते थे और रूरल में जितने सारे लोग आते थे, वो उनको काम नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो पुअर हो रहे थे। और इस वजह से एमजी नरेगा की वजह से रूरल में जितने सारे लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको काम मिलना शुरू हो गया और उनका लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज होने लगा। उनका इनकम लेवल इंक्रीज होने लगा। तो इनकम लेवल इंक्रीज होने लगा तो को खाने पीने में थोड़ा और ध्यान देने लगे, पॉल्स कंजप्शन थोड़ा बढ़ने लगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी और उसके साथ बढ़ने लगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया 2013 में इसके बाद, जो कि एक राइट बेस्ड अप्रोच थी और जिसके बाद कंजप्शन राइट सिक्योर हो गया। मतलब लोगों की ये राइट है कि उनका फूड को सिक्योर किया जाए, उनकी जो बेसिक फूड रिक्वायरमेंट है उसको सिक्योर किया जाए। वो अपने जो 2-3 वक्त की जो रोटी हो गया, खाना हो गया, उस खाने को वो कैसे पा सकते हैं, वो उनका राइट हो गया, फिर मतलब इंडिविजुअल राइट हो गया। तो उसके बाद स्टार्टेड एग्रो प्रोसेसिंग, और इस चीज़ के बाद धीरे धीरे डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ आ गई, जो कि एग्रो प्रोसेसिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगे। तो इसी तरह से हमारा कंजप्शन पैटर्न धीरे धीरे चेंज होकर आज तक इस तरह की कंजप्शन पैटर्न हो गई है। आगे चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, देखेंगे हमारा कंजप्शन पैटर्न किस तरह से होता है। आज 2023 तक हमारा कंजप्शन पैटर्न किस तरह से चली आई है।
तो देखिए मैं यहाँ पे 5 पॉइंट दी हूँ, जिस पॉइंट को बेस करके आप ये कह सकते हो हमारा जो फूड कंजप्शन पैटर्न है वो एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ओवर द ईयर्स। मतलब प्री इंडिपेंडेंस इरा से लेकर आज तक के जो टाइम पीरियड आप देखोगे तो हमारा जो फूड कंजप्शन पैटर्न है बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इसका। तो कॉज बिंग रीजन बिंग डिफरेंट रीजन्स है इसका, हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। और जिसके वजह से हमारे ये रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ है और लाइफस्टाइल भी चेंज हुआ है। तो क्या कंजप्शन पैटर्न पे क्यों कंजप्शन पैटर्न चेंज हुआ है? तो पहली बात तो ये है शिफ्ट इन डाइटरी प्रेफरेंसेस। हम क्या करें, जब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ धीरे धीरे सब कुछ हमारा इनकम बढ़ा, तो क्या होगा, ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मोर डाइवर्स डाइटरी चॉइस। तो धीरे धीरे हम ट्रेडिशन से डाइवर्स डाइटरी चॉइसेस की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो आप क्या करोगे, आप देखोगे अगर वही भात वही राइस वही रोटी आप खा रहे हो तो आप देखोगे नहीं, मैं रोटी के साथ साथ और कुछ लेना चाहूँगा। अगर आप वही सब्जी खा रहे हैं तो नेक्स्ट आप ट्राई करोगे, आपके पास अगर इनकम है ज़्यादा पैसा है तो आप चाहोगे नहीं आज मैं पनीर खाऊंगा, आज मैं मशरूम खाऊंगा, आज मैं नॉन वेज खाऊंगा। तो इस तरह की आपके पास प्रिफरेंसेस बढ़ जाती है, मतलब आपके पास चॉइसेस बढ़ जाती है। ठीक है, इंक्रीज्ड कंजप्शन ऑफ प्रोसेस्ड एंड कन्वीनियंस फूड्स, जो प्रोसेस्ड फूड है उसकी कंजप्शन भी धीरे धीरे बढ़ गई। ठीक है, डाइटरी प्रेफरेंसेस उसकी तरफ भी बढ़ गई। उसके बाद सेकेंड ये हुआ कि रीजनल वेरिएशंस की वजह से ये सब चीज़ हुआ। क्यों कि वेरिड कंजप्शन पैटर्न्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट एंड रीजन्स। देखिए हमारे इंडिया जो है, हमारे इंडिया में बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के लोग रहते हैं। नॉर्थ में एक तरह की खाना पीना होता है, साउथ में एक तरह की खाना पीना होता है, वेस्ट में, ईस्ट में, बंगाल में, उड़ीसा में, यहाँ पे यहाँ पे गुजराती, राजस्थानी, उनका सबका डिफरेंट डिफरेंट खाने का पैटर्न है। तो जो लोग साउथ इंडिया से घूमने जाते हैं नॉर्थ इंडिया की तरफ या फिर वेस्टर्न इंडिया की तरफ, वो उनको अगर इस तरह की खाना पीना अच्छा लगता है तो धीरे धीरे वो अपने खाने में भी ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे। उस तरह की क्या होता है हमारे इंडिया में, ऐसा नहीं है कि आप गुजरात में पले पड़े हो इसका मतलब आप गुजरात में ही जियोगे ज़िंदगी भर। आपको डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए, जॉब करने के लिए या फिर पैसा इनकम करने के लिए हो सकता है आप डिफरेंट एरिया में जाकर रहने लगो, या फिर उसके लोग आकर आपके एरिया में रहने लगे। ठीक है, इस तरह के कंडीशंस होते हैं, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं, तो उसके वजह से खाना पीना का जो कल्चर है वो कल्चर थोड़ा मतलब एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं इंटरचेंज होने लगा। तो इसके वजह से हमारे रीजनल वेरिएशन की वजह से कंजप्शन पैटर्न थोड़ा चेंज होने लगा। क्योंकि तभी क्या होता था पिछले ज़माने में, प्री इंडिपेंडेंस एरा में हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए इतना सुविधा नहीं था। हम आज जैसे ट्रेन में जा रहे हैं 2 मिनट में पहुंच रहे हैं, 2 घंटे में पहुंच रहे हैं, फ्लाइट में पहुंच रहे हैं, तभी तो क्या होता था, इतना सारा ट्रेन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता था। फ्लाइट तो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। फ्लाइट जो रीच कैटेगरी के लोग होते थे वही जा पाते थे। तो एक बाइक में या फिर साइकिल में कितना देर तक लोग घूमे। तो इसी वजह से ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती थी, इसी वजह से ज़्यादा खाने की वेरिएशंस चेंज नहीं हो रही थी। ठीक है, इन्फ्लुएंसेस ऑफ कल्चरल, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एंड फूड चॉइसेस। तो इसी वजह से कल्चरल, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर भी फूड चॉइसेस के ऊपर फर्क डालने लगा। राइज ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन किस तरह से फर्क डाला, अर्बन एरियाज विटनेस शिफ्ट टुवर्ड्स कन्वीनियंस फूड्स एंड ईटिंग आउट। तो जो अर्बन एरियाज थी उन्होंने थोड़ा थोड़ा कन्वीनियंस फूड के तरफ बढ़ने लगे और बाहर खाना पीने के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने लगा। इंक्रीज डिमांड फॉर पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड। उसके बाद और एक फैक्टर है जो है हेल्थ एंड वेलनेस फोकस, ग्रोइंग अवेयरनेस ऑन हेल्थ कंसर्न सेटिंग। आजकल हर एक के घर में, आप लोगों को पता है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम हर एक के घर में होता है। तो इसी वजह से आजकल लोग हेल्थ कंसर्स भी ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से कंजप्शन पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो रहा है। सर्ज इज डिमांड फॉर ऑर्गेनिक एंड लोकली सोर्स्ड फूड, लोग आजकल ऑर्गेनिक फूड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं और लोकली जो कल्टिवेटेड होता है, लोकली उनको पता होता है कि ये लोग ज़्यादा इनऑर्गेनिक चीज़ यूज़ नहीं करता होगा, तो इसी वजह से वो लोकली फूड सोर्स फूड के ऊपर भी ज़्यादा कंसंट्रेट करने लगे हैं। राइजिंग इनकम एंड डाइवर्सिफाइंग डाइट्स। तो लोग के जो इनकम ज़्यादा हो रहा है जिसके वजह से वो डाइवर्स डाइट के ऊपर भी धीरे धीरे मतलब उसके तरफ भी इंक्लाइंड हो रहे हैं, जिसके वजह से हमारा कंजप्शन पैटर्न बहुत ही चेंज हो रहा है।
अगर हम क्लोजली एनालिसिस करें तो फूड कंजप्शन पैटर्न किस तरह से होता है, हम देखेंगे किस तरह से कंजप्शन पैटर्न है। अगर पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में बात करेंगे और बहुत ही क्लोजली एनालिसिस करेंगे, फूड इज ऑलरेडी द लार्जेस्ट रिटेल कंजप्शन कैटेगरी इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में लार्जेस्ट रिटेल कंजप्शन कैटेगरी है, अकाउंटिंग फॉर 31% ऑफ द कंट्रीज कंजप्शन बास्केट। कंट्री के जो कंजप्शन बास्केट है उसका 35% हमारा रिटेल कंजप्शन कैटेगरी से जाता है। ठीक है, कंपेयर टू यूएस का जो है वो है 9% और ब्राज़ील का है 17%, चाइना का है 25%। देख सकते हो आप। इन वैल्यू टर्म्स इंडिया फूड मार्केट इज द 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया का फूड मार्केट जो है वो 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। रीजन तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि इंडिया एक बहुत ही पॉपुलस कंट्री है, अभी तक वर्ल्ड का नंबर 1 पॉपुलस कंट्री बन गया है, तो इसी वजह से उनको फूड देने के लिए फूड मार्केट भी होना चाहिए। ठीक है, तो फूड फूड का जो मार्केट है इसी वजह से बहुत ही बड़ा है इंडिया का। Increased urbanization has led to a surge in the consumption of processed and convenience food. अर्बनाइजेशन इंक्रीज होने मतलब अर्बनाइजेशन इंक्रीज होने के वजह से कभी कभी ना दिमाग में वर्ड निकल जाता है, तो थोड़ा बॉदर मी अबाउट दैट, ओके, डोंट बॉदर अबाउट दैट। तो क्या होता है उसकी वजह से कंजप्शन ऑफ प्रोसेस्ड फूड की कंजप्शन थोड़ा बढ़ गई है और कन्वीनियंस फूड के थोड़ा बढ़ गया है। चेंजिंग लाइफस्टाइल और बिजी शेड्यूल भी कहीं हद तक क्विक एंड इजी मील ऑप्शन के ऊपर फोकस ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि किसी के पास जो जॉब, जिस घर में बोथ मेन एंड वुमेन वर्किंग होते हैं, वर्किंग लेडी वगैरह होते हैं, तो क्या होता है टाइम नहीं मिल पाता वो काम प्रेशर की वजह से, तो वो इस तरह से प्रेफर करते हैं कहीं पैकेज्ड फूड लाए जिसको रेडी टू ईट होके आप खा के चले जाओ, या फिर वो पैकेज्ड फूड जिसको आप सिर्फ डालो कढ़ाई में और गरम करो खा के चले जाओ। इस तरह के एडी टू जो इजी एंड क्विक मील ऑप्शंस होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। डिस्पाइट रिच culinary हेरिटेज, डाइटरी डाइवर्सिटी इज डिमिनिशिंग इन सम रीजन। कुछ जगह पे डाइटरी डाइवर्सिटी डिमिनिश हो रहा है। डिपेंडेंस ऑन ए फ्यू स्टेपल फूड्स में लीड टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। क्या होता है बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे ओनली स्टेपल फूड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं लोग, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी दिखाई दी है। ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, जो लोग के हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर थोड़ा ग्रोइंग कंसर्न दिखाई दे रहा है। और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिच फूड के ऊपर कंजप्शन बढ़ गया है। ठीक है, अर्बनाइजेशन की वजह से फूड कॉस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, पर्टिकुलरली न्यूट्रिशियस फूड के कॉस्ट ज़्यादा है, और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कंसिडरेशंस आर इन्फ्लुएंसिंग फूड चॉइसेस। और सस्टेनेबिलिटी की वजह से हमें ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस करना पड़ रहा है जिसका कॉस्ट भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ग्रोइंग डिमांड फॉर लोकली सोर्सेड ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट फ्रूट्स। ठीक है, यहाँ पे फूड कंजप्शन पैटर्न के कुछ वेरियस एलिमेंट्स के बारे में बात किया गया है, किस चीज़ को एक्चुअली कौन सी एलिमेंट है जो कि इन्फ्लुएंसेस करती है हमारी कंजप्शन पैटर्न को। एक कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, आप वही सब बातें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस किस तरह से हो रहे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स किस तरह से हमें इफेक्ट कर रहा है, ज़्यादा पैसा बढ़ेगा तो कंजप्शन पैटर्न भी उस तरह से चेंज होगा। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट किस तरह से हो रहा है, ये आप पॉइंट्स आप पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। जो बात मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ वही सब बातें यहाँ पे मेंशन है। आपको डिफरेंट डिफरेंट देखिए, ये सारी चीज़ें ना मैं मेंशन इसलिए की हूँ ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए उस क्वेश्चंस के हिसाब से आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो आपको हर एक चीज़ों के बारे में मालूम होगा या फिर हर एक पैटर्न के बारे में मालूम होगा, तो आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर सकते हो। अगर कभी पढ़े कि फूड कंजप्शन पैटर्न हमारे कौन सी एलिमेंट के द्वारा शेप होती है या फिर कौन सी एलिमेंट उसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस करती है, फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होते हैं, इस तरह के कल्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, एनवायरमेंट इम्पैक्ट होता है, ये सब चीज़ों के बारे में आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में मैंने मेंशन किया है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम के लिए जो आंसर राइटिंग में आंसर राइटिंग की एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, क्वालिटी को बढ़ा सकता है। जैसे कि देखिए कुछ फैक्ट है। इंडियन फूड सर्विस सेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन सेगमेंट। हमारे जो फूड कैटेगरी है, फूड सर्विस सेक्टर, उसको 4 तरह से डिवाइड किया गया है। पहला है फुल सर्विस रेस्टोरेंट, 56.6% कैटेगरी में आता है। फास्ट फूड सर्विस 16.3% कैटेगरी में आता है। स्ट्रीट कियोस्क एंड स्टॉल्स
जो 14.6% में आता है, और कैफेज एंड बार्स जो कि 12.5% में आता है। ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इंडिया इज ऑलरेडी वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड्स, ठीक है, एंड इज रैपिडली बिकमिंग ए मेजर कंज्यूमर एज वेल। और इसका जो लोग है धीरे धीरे ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी वजह से ये आशा किया जा रहा है कि बहुत जल्द इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ऑर्गेनिक फूड के कंज्यूमर होंगे। इन एडिशन टू द फूड सर्विस सेक्टर, ट्रेडिशनल ग्रोसरी रिटेलर जो होते हैं, सुपरमार्केट्स और उसके बाद हाइपर मार्केट्स जो होते हैं, आर मेजर चैनल्स फॉर द सेल ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस फूड्स एंड फंक्शनल बिवरेजेस पर्टिकुलर टू अर्बन कंज्यूमर्स। अर्बन एरिया में आप लोगों को पता होगा बहुत सारे सुपर मार्केट्स होते हैं, हाइपर मार्केट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल होते हैं जहाँ की हेल्थ एंड वेलनेस फूड्स बहुत प्रोवाइड किया जाता है। मतलब हेल्थ एंड वेलनेस फूड का ऑप्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि मेरा पेन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, इसी वजह से इधर उधर चला जा रहा है। फर्मेंटेड फूड्स एंड बिवरेजेस के बारे में भी यही कहना है। ये भी वाइडली कंज्यूम्ड होता है। ट्रेडिशनल और नेचुरल सोर्स ऑफ हेल्थ प्रमोटिंग इंग्रेडिएंट्स। ये जो फर्मेंटेड फूड होता है ट्रेडिशनली भी और नेचुरल सोर्स ऑफ हेल्थ प्रमोटिंग इंग्रेडिएंट हिसाब से इसको माना जाता है। फर्मेंटेड फूड क्या है? जैसे कि राइस हो गया। राइस एक मेन सबस्ट्रेट होता है फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन आप ये मत समझिए कि मैं लिक्योर के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पे फर्मेंटेड फूड और बिवरेजेस, जैसे कि आपको पता है डोसा, इसको बैटर करने के बाद बहुत देर तक रखना पड़ता है ताकि वो फर्मेंट होने के बाद ही अच्छी खासी डोसा बन सकती है। तो क्रिस्पी फ्लैट पैनकेक भी बनाते हैं फर्मेंटेड राइस से। ढोकला, सॉफ्ट स्पॉन्जी एसिड फर्मेंटेड केक, इडली, ठीक है, ये सब चीज़ें फर्मेंटेड राइस के साथ ही बनती है। या फिर फर्मेंटेड जो फूड होते हैं, सीरियल्स होते हैं, उसके साथ बनते हैं। इंडिया लार्ज एंड एक्सपेंडिंग मार्केट फॉर मिल्क एंड डायरी प्रोडक्ट में भी एक्सपेंड कर रहा है। जैसे कि 35% टोटल मिल्क प्रोडक्शन प्रोसेस्ड होते हैं, जिसमें हम मिल्क पाउडर, वाइटनर, पैकेज्ड मिल्क, घी, योगर्ट, चीज़, रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस ये सब बनाते हैं, ठीक है। अगर फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ट्रेंड 2023 को कभी पूछा जाता है एग्जाम में, अब आज तक हमारे जो कंजप्शन ट्रेंड किस तरह से है या फिर 23 में किस तरह से है, आज अगर हम देखेंगे कि हमारी कंजप्शन ट्रेंड किस तरह से चली आ रही है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो आप मेंशन कर सकते हो। जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड सोर्सेस, अर्बनाइजेशन, फूड हैबिट्स किस तरह से हो रहा है कि हम कन्वीनियंस फूड की तरफ जा रहे हैं, डाइनिंग आउट कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्विजीन की तरह इंटरेस्ट ले रहे हैं, एमर्जिंग डाइटरी कंसर्न्स हम दिखा रहे हैं, लो शुगर वाला, लो फैट कंजप्शन, ठीक है, हेल्थ वेलनेस के ऊपर ज़्यादा आवर हो रहे हैं, इंक्रीजिंग इनटेक ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, इसके ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये सब चीज़ हो रहा है। और टेक्नोलॉजी की रोल यहाँ पे बहुत बड़ी है, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो होते हैं, जो फूड डिलीवरी करते हैं, उसका फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन की भी बहुत मायने यहाँ पे रहती है। और सस्टेनेबिलिटी कंसर्न को दिखाकर ये भी हम कह सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशन को भी हम लोग मानते हुए फूड चॉइसेस चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि लोकल, सिक्योर्ड, ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल प्रोड्यूस भी फूड हो रहा है। डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट पैटर्न क्या हो सकता है आंसर राइटिंग की, ये सब मैंने लिख दिया है। तो हमारा लास्ट चीज है इशूज क्या क्या होते हैं फूड कंजप्शन पैटर्न में। द चेंजेस इन फूड प्रोडक्शन कंजप्शन पैटर्न, जो चेंज हो रहा है हमारे पिछले कई वर्षों से, जब धीरे धीरे हम फूड कंजप्शन पैटर्न में चेंजेस हो रहा है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं इंडिया में। जैसे कि जो फूड के डिमांड जो बढ़ रहे हैं, ये एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर, जैसे कि वाटर और लैंड के ऊपर। हम इतने सारे ग्रोइंग पॉपुलेशन को खाना देने के लिए हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस है, लिमिटेड लैंड है, क्योंकि बहुत सारे लैंड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं बिल्डिंग बनाने में, लिविंग एरिया में, तो जिसके वजह से लैंड की डिग्रेडेशन हो रही है। वाटर बहुत चाहिए होता है राइस जैसे ग्रेन को, सीरियल को बनाने के लिए, खेतीबाड़ी करने के लिए, तो इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। तो सेकेंड बात ये है मीट कंजप्शन। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मीट कंजप्शन कर रहे हैं आजकल, जिसके वजह से ग्रीन हाउस गैस के ऊपर एमिशन हो रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी भी चेंज हो रही है। मतलब जो फूड चेन होता है, जो फूड चेन में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। फिर फूड वेस्ट भी हो रहा है। इंडिया एक वर्ल्ड्स बिगेस्ट फूड वेस्टर है इंडिया, तो जिसके वजह से ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी
इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इसके वजह से क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिया है टू एड्रेस द चैलेंजेस पोस्ड बाय कंट्रीज चेंजिंग फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पैटर्न। तो क्या है वो, जैसे कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रहा है एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर एंड डेवलपमेंट को, किस तरह से हम कम एरिया में, जैसे हाइड्रोपोनिक्स का यूज हो गया, फिर रूफटॉप गार्डनिंग के ऊपर फोकस आ रहा है, कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हम पा सके, उसके बारे में गवर्नमेंट कुछ सही मतलब स्कीम्स बना रहे हैं और डिसीजंस ले रहे हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को कैसे प्रमोट किया जाए उस प्रैक्टिसेस के ऊपर भी बात चल रही है। फिर इन एडिशन गवर्नमेंट इज वर्किंग टू इम्प्रूव फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन इन द कंट्री। फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ वगैरह बना रहे हैं। तो इस तरह से कंजप्शन पैटर्न को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट भी स्टेप्स ले रही है। तो आगे हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी के बारे में, बहुत ही डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। इसका वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।